कि सजर से परिंदे ठिकाना बदलने लगे हैं। सजर से परिंदे ठिकाना बदलने लगे हैं जब से मेरे शहर में सियासी आने जा। 3 सीटों पे प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है, नरेंद्र मोदी की, उनके कैबिनेट के मंत्रियों की, गृह मंत्री की, नीतीश कुमार की, सब लोग की प्रतिष्ठा दांव। तो 2019 से अगर 2024 की तुलना करें तो बार बार 2014 याद आने लगता है। इस उम्र में बूढ़ा व्यक्ति को भेज करके बिहार में, जिनका मुंह से आवाज़ साफ साफ नहीं निकलता है, जिनकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को भेज करके टक्कर करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में भी ये बात कही जाती है कि बहुत कुछ भुला जाते हैं। काम किया है, काम करेंगे, काम करते हैं, काम किया है, हमने कितना किया है, हमने कितना नहीं किया है, इन सब बातों से आगे उनकी घड़ी नहीं बढ़ती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महाभारत 2024 में आज एक बार फिर से चर्चा होगी। चौथे चरण के चुनाव की जो तारीख है वो अब से 24 घंटे के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। 5 लोकसभा सीट है इस बार भी चौथे चरण में, और 5 सीट बेहद खास है। उजियारपुर से लेकर दरभंगा, दरभंगा से लेकर समस्तीपुर, समस्तीपुर से लेकर के आपको बता दें कि बेगूसराय, ये 5 ऐसी सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन सीटों पर लड़ाई कांटे की टक्कर वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मेहनत किया है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने अपने टूटे कमर लेकर के चुनाव प्रचार प्रसार में जबरदस्त तरीके से मेहनत किया है। अंतिम दिनों में हमने देखा कि समस्तीपुर सीट पर जो कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे थे वो पहुंचे हुए थे सनी हजारे के प्रचार प्रसार में। वहीं माले की जो सीटें हैं बेगूसराय की, वहां पर अगर बातचीत की जाए तो एनडीए गठबंधन की तरफ से योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव को भी बुलाया गया था बिहार में, यानी कि लड़ाई बड़ी मजबूत है। मुंगेर की भी सीट जो काफ़ी हॉट सीट है, जहां पर अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई इस वक्त मची हुई है। चलिए एक एक करके महाभारत 2024 में चर्चा करेंगे। चौथे राउंड में तय करेगा बिहार का बाजीगर मोदी, नीतीश या लालू, तेजस्वी। ये 6 बातें करेंगी फैसला। कौन कौन सी 6 बातें हैं एक एक करके जानेंगे। लेकिन चौथे राउंड में जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर थोड़ा थोड़ा जानकारी बाबा से ले लेते हैं। मुंगेर से शुरुआत करेंगे। बाबा, मुंगेर में अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई चल रही है, क्या चल रहा है मामला, वहाँ पर क्या हो सकता है? जब ये खबर हम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, बिल्कुल, और आज ही के दिन भूकंप भी आया था। अच्छा। और उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। 2019 की। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। अचानक से मैं फेसबुक पे देख रहा था तो वो लाइनें नज़र आ गईं कि सजर से परिंदे ठिकाना बदलने लगे हैं। सजर से परिंदे ठिकाना बदलने लगे हैं जब से मेरे शहर में सियासी आने जाने लगे हैं। वाह वाह, क्या बात है। एकदम दिन और दिशा और दशा जो है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज। अब आपने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि कौन बाजीगर, तो 2019 से अगर 2024 की तुलना करें तो बार बार 2014 याद आने लगता है। 2014 में एक परिवर्तन इस देश को करना था, एक प्रयोग करना था नरेंद्र मोदी के रूप में। नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था उसको बनाया गया था कि गुजरात में उन्होंने किस तरह का किया, किस तरह का विकास किया। गुजरात में जो सुनामी आया था, भूकंप का मैंने इसीलिए जिक्र किया है कि गुजरात में जब सुनामी आया था तो पूरी तरह से गुजरात जो है तबाह बर्बाद हो गया था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को मौका मिला था उस गुजरात को सजाने संवारने का। उन्होंने सजाया संवारा, और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के ये कहा जाने लगा कि उन्होंने गुजरात को एक नया गुजरात बना दिया। गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी, और वही मॉडल जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के आया, और वही मॉडल जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेकर के आया। अब नरेंद्र मोदी 10 साल तक आ गए हैं, तो क्या उस तरह के सुनामी का इंतजार कर रहे हैं? सुनामी आएगा, देश तबाह बर्बाद हो जाएगा, तब इसको सुधारेंगे, विश्वकर्मा बन के इसको बनाएंगे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो काम पूरा नहीं है। उस काम से 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण समझ में आती हैं। हम चर्चा तो जो विषय हमारा है उस पर करेंगे ही, लेकिन ये बातें इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि जब कल वोट डालने आप जाएंगे, लगभग
10 राज्यों के 96 सीटों पे है, जिसमें से 5 बिहार में भी है, और इसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। 3 सीटों पे प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है, नरेंद्र मोदी की, उनके कैबिनेट के मंत्रियों की, गृह मंत्री की, नीतीश कुमार की, सब लोग की प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है। तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठा दांव पे लालू प्रसाद की भी, तेजस्वी यादव की भी, मुकेश सहनी की भी, और वाम दलों के साथ साथ कांग्रेस की भी फंसी हुई है। इस उम्र में बूढ़ा व्यक्ति को भेज करके बिहार में, जिनका मुंह से आवाज़ साफ साफ नहीं निकलता है, जिनकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को भेज करके टक्कर करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में भी ये बात कही जाती है कि बहुत कुछ भुला जाते हैं। काम किया है, काम करेंगे, काम करते हैं, काम किया है, हमने कितना किया है, हमने कितना नहीं किया है, इन सब बातों से आगे उनकी घड़ी नहीं बढ़ती है। लेकिन इसी में वो 2-3 बातें जो कह देते हैं वो बड़ा सटीक बैठ जाता है। कह क्या देते हैं, तो हमने महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने किया है। साइकिल दिया, आपने दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति लाया, आपने लाया है। आपने पोशाक दिया, आपने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शराबबंदी की, आपने किया है, इसमें कहाँ दो राय है। प्रजनन दर में कमी आई, निश्चित रूप से आपने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सबके साथ जो एक सामंजस्य बिठा करके केंद्र की सरकार से चलनी चाहिए थी, उस पर हमेशा नीतीश कुमार पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कोताही बरतते हैं। एक आरोप उन पे हमेशा लगता है, और ये बात तब और ज़्यादा मुखर होकर के लोग कहते हैं जब नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं भाजपा के लोग। आपको याद है, उनको लगता है कि भाई प्रचार प्रसार हमारा ज़्यादा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को याद होगा, बार बार यही करते थे कि आप तो उन सबका, आप लोग तो वो सबका प्रचार करते हैं, मीडिया से कहते थे। हमारा कहाँ आप लोग दिखाते हैं, थोड़ा हमारा भी दिखाया कीजिए, हमने बहुत काम किया है। जब नीतीश कुमार अपने रॉ में थे तो मीडिया से खूब इंटरेक्ट कर रहे थे, आज से साल भर पहले की बात हम बता रहे हैं। अब जो हम विषय लेकर के आए हैं कि बिहार में चौथे राउंड तय करेगा कि यहाँ का बाजीगर कौन, असली बाजीगर, इसके पीछे का कारण है, अब तक जितनी भी सीटों पे चुनाव हुए हैं उन सभी सीटों में लगभग 19 सीटों पे चुनाव हो जाएगा जब चौथा राउंड होगा। 19 सीटों में ऐसी 12 से 13 सीटें हैं, 14 सीटें इनफैक्ट मान के चलिए कि जो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी से जुड़ी हुई सीटें थी, और इसको कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम प्रभावित करते हैं। बाकी जो आप दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर की बात करें तो ये मिथिलांचल और अंग क्षेत्र की तरफ से आते हैं। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की परीक्षा शुरू हो गई है, तो इससे पहले लालू, माफ कीजिएगा, लालू और नीतीश की परीक्षा थी, क्योंकि जीती हुई 14 में से, जो तीसरे चरण तक चुनाव हुआ, 14 में से 13 सीटें जीती हुई एनडीए की थी, जिसमें से 8 सीटें जिसमें चुनाव हुए, इसमें से 7 नीतीश कुमार के खेमे की थी। तो प्रतिष्ठा नीतीश कुमार की दांव पर फंसी हुई है। वहीं लालू प्रसाद ने जो एक नया समीकरण गढ़ा है, उसकी भी परीक्षा है। लालू प्रसाद को अपने एमओआई समीकरण पर कितना भरोसा था, अगर भरोसा होता तो कुछ आंकड़े हैं जो आपको बहुत गंभीरता से ये बात बताने लगेंगे कि उनका एमओआई समीकरण कैसे बिखरा है। कल भी मैं चर्चा कर रहा था, कुशवाहा की वजह से छिटक रहा है क्या? वो तो अपनी जगह पर है रत्नेश, लेकिन कल जब मैं चर्चा कर रहा था चंदन जी से, तो मैंने एक बात कही थी कि ये हम बार बार कहते हैं कि 32% वोट जो है वो इंटैक्ट है लालू प्रसाद के पास, लेकिन जब आंकड़े हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि 31.90%, माने 31.90%, ये 32% मान के चलिए, 2019 में वोट आता है लालू प्रसाद को, यानी कि एमओआई समीकरण। तो उनमें जुड़ा हुआ कौन कौन था? एमओआई समीकरण का अगर वोट आता है तो निश्चित रूप से आरजेडी को भी उतना ही वोट आना चाहिए था, 30-32%, अगर पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन उसके आधा 15% उनको वोट आता है एमओआई का, एमओआई माने राजद को। तो राजद को 15% वोट आने का मतलब क्या होता है कि 15% लोग उनसे नाराज हैं या तो दूसरे को वोट कर रहे हैं जी। ये तो बात सामने नजर आती है ना। 2019 का ये आंकड़ा है, ये 2019 का आंकड़ा है, और आप 0 सीट पर आ गए, तो इसका मतलब यही ना निकाला जा सकता है कि आपके वोटर आपके साथ नहीं है, तो समीकरण छटक गए, अग्नि परीक्षा आपकी है। बिल्कुल। आप एक भी सीट जीत करके नहीं आते हैं। अगर वहीं अगर जेडीयू की देखें
तो जिनको कहा जाता है कि उनका 16% वोट जो है कांस्टेंट है, लौकुश का और भी जो उनका महिला वाला वोट होता है या पसमानदा वगैरह का जो वोट होता है, मुसलमानों का जो छटक करके इधर आते हैं वो होता है, तो यहाँ वो दिखता है क्योंकि नीतीश कुमार का लौकुश का साथ है 8% वोट ना है। लेकिन अगर नीतीश कुमार को 20% वोट मिलता है तो निश्चित रूप से हम वो 15-16% की जो बात करते हैं उसमें 4 से 5% बढ़ता है, तो वोट कहाँ गया, किसका वोट गया, निश्चित रूप से आरजेडी का वोट गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आगे दिखाई देते हैं। बाजीगर 2019 में कौन, नीतीश कुमार। 2014 में अगर बात करें तो 2014 में भी कमोबेश स्थिति इसी तरह की थी। 2014 में अगर देखें तो जो आरजेडी और जेडीयू की बात हम कर रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड को 2019 में हमने बताया पहले कि 22% आया था, 2004 में भी 22% आया था, 2009 में 24% आया था, 2014 में मात्र 2 सीट जीत करके आए थे, उसमें 16% को वोट आया था, और इधर 2019 का हमने बता ही दिया कि इन सारी बातों के साथ अब जब हम आते हैं कसौटी पर कसने के लिए कि जब बिहार का आधा सीट का चुनाव हो गया है तो बाजीगर कौन, बाजीगर कौन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हो जाती है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो हमने बता दिया वोटों का, दूसरा पॉइंट हमने बता दिया कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद पर हमेशा भारी पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम मान लेते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद का जो वोट बैंक घट रहा है उनके 30% में से, वो वोट कहाँ जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहां जा रहा है एनडीए की तरफ, जदयू के पास ही जा रहा है, या फिर जदयू के साथ और भी जो एनडीए घटक दल है जैसे अब चिराग पासवान है उनके पास कुछ जाता होगा, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि मुसलमान को उन्होंने पिछले चुनाव में खड़ा किया था 2019 में, तो उनको वोट जाता होगा। इसके अलावे और भी कई उनके घटक दल हैं, जैसे आप उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, उनको भी वोट जाता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि नीतीश कुमार हमेशा कांस्टेंट उनका वोट रहा है। 2024 में क्या होगा ये अभी नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 2024 का जब चुनाव परिणाम आएगा 4 तारीख को, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से डार्क हॉर्स बन के निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नीतीश का वोटर हल्ला नहीं करता है, कबाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पगड़ी बांध करके लगेगा, जब पगड़ी बांधेगा आगे लगेगा गाना गावे, लालू भैया के दे दो, फल्ला भैया के दे दो, ये सब नहीं करता है। सोफेस्टिकेटेड वोटर है, जाता है, वोट कास्ट करता है, पूछते रह जाइएगा किसको वोट दिए, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। क्यों बताएगा भाई, वो तो जानता है कि गुप्त मतदान है जी, तो आपको क्यों बताएगा जी। लेकिन जो लालू प्रसाद का वोटर है, अब तक आपने जो आंकड़े देखे होंगे, जितने सर्वे रिपोर्ट है, 2020 का सर्वे रिपोर्ट रत्ने साहब को याद होगा, 2020 के सर्वे रिपोर्ट में क्या कोई भी ऐसा एजेंसी था जो कह रहा था कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन रही है? क्यों कह रहा था? क्योंकि जब आप सर्वे करने निकल रहे हैं तो वहां आपको पूछने जा रहे हैं तो आपको नीतीश का वोटर नहीं मिल रहा है, आपको लालू का वोटर मिल रहा है। तो अगर 100 लोगों से पूछते हैं, 80 उसमें लालू के वोटर हैं, तो आपका परसेप्शन क्या होगा, आप आंकड़ा उसमें क्या निकालिएगा? निश्चित रूप से आप उसी के आधार पर ना बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए या फिर महागठबंधन। अब इसमें आप एक और काम कर लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल देते हैं पोल, वहां तो किसी का चेहरा नजर नहीं ना आता है, और खास करके जो सवर्ण वोटर हैं, भाजपा के वोटर हैं, नीतीश के वोटर हैं, वो अपना चेहरा सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, ये एग्रेसिव वोटिंग नहीं करना चाहते हैं। चुपचाप, मतलब चुपचाप फलनवा छाप, तीर छाप, फलनवा छाप, चुपचाप फलनवा छाप। और आपने देखा होगा कि लालटेन छाप के लोग ऐसे लालटेन पकड़ करके घूमते हैं, ललटेनिया, एगो नया अभी आया है ललटेनिया, हाँ, खाटी ललटेनिया, खाटी ललटेनिया, ये भी है। तो ये वोटर क्या करते हैं ना कि आगे के लोगों को परेशान करते हैं, डराते हैं, और उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं कि लोग डर के रहते हैं। और हमने शुरू से आपको बताया है कि आप इस चीज को देख रहे हैं कि आपने शुरू से ऐसा देखा होगा कि जब भी ऐसे कभी मौका आता है तो एग्रेशन किसका नजर आता है, जिसको बहुत हद तक लालू प्रसाद से कम किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने आपने देखा होगा कि जब स्टेज पर भी कोई अगर ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कहते हैं जाओ तुम यहाँ से हटो जी, तुमको वोट देने का जरूरत, पूरा वोट का जरूरत नहीं है हमको। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो 2 पॉइंट हमने बताया और तीसरा पॉइंट बताया कि एग्रेसिव वोटर है, ये तय करेगा कि इस बार कौन होगा बाजीगर। इसके अलावे मोदी और नीतीश की जुगलबंदी आपको याद होगा, जब जब मोदी और नीतीश एक साथ आते हैं परिणाम बदलता है।
हालांकि 2014 की तुलना आप इससे नहीं कर सकते हैं। 2014 में एक अलग परिस्थिति थी, दोनों अलग अलग। लेकिन 2005 से आप शुरू कीजिए, 2010 में आप शुरू कीजिए, क्लीन स्वीप था। लालू प्रसाद बोरिया बिस्तर बांध के सब बाल बच्चा 11 बाल बच्चा के लेकर के पीठ पर टांग करके, कोई के बक्सा में रख के, कोई अटैची। आप कभी देखे हैं कि नहीं? साइकिल पर आप देखिएगा कि एक फोटो बहुत वायरल होता है कि साइकिल पर एक आदमी अपनी पीछे बीवी को बैठाए हुए है और बीवी के पीठ पर एगो झोला, उसमें 2 बच्चा है, 2 बच्चा है जी जी। गोदी में एगो दाएं एगो बाएं में 2 बच्चा है। कै गो हो गया? 4 गो। अभी बाकी है। एगो आगे 2 पाइप। हाँ, अभी 5 गो बाकी है, 9 गो ना है। उसके बाद आप देखिए कि हैंडल पर एगो बैठल है, एगो कान्हा पे। हाँ, गमछी बांधा हुआ है हैंडल। उसका जो हैंडल का डंडा जो होता है ना साइकिल का, उस पर गमछी लपेट करके 2 गो उस पर बैठाया जाता है। कै गो हो गया? 8 गो हो गया। 8 गो। एगो बचल है। एगो जानते हैं कहाँ रहता है? कंधा पे। बाबूजी के कंधा पे। अब वहीं से खड़ा होकर रास्ता बताते, न लो कोई थवा देखा उन्हें है, समझे? सबको लेकर के लालू प्रसाद, और इसी साइकिल वाले की तरह जब लालू प्रसाद यहाँ देखे कि उनका पूरी तरह से समाप्त हो गया है, 2010 में लालू प्रसाद ने पूरे परिवार को लेकर के शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। बड़ी लंबे समय के बाद 2013 में जब नीतीश कुमार टनटनाए कि नरेंद्र मोदी अगर आ जाएगा तो परेशान हो जाएगा ये देश, कॉम्युनल है तो फलनमा है तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ये सब करके, चूंकि उनको तो दूसरे खेल खेलना था, जब टनटनाए हैं तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए टनटनाए। बिहार मॉडल दिखाना चाहते हैं देश में, जैसे गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी दिखाना। तब ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि इन दोनों की जब जोड़ी बनी, तब इस बिहार में और देश में राजनीतिक रूप से एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सत्ता में रहे और सत्ता का जो कहा जाता है ना कि दिखाया, सत्ता का धमक दिखलाया। इसके अलावे जो मोदी को हैट्रिक करना है, जो 5वां हमारा जो तरीका है, हम जो बता रहे थे कि 6 ऐसे कारण हैं, 6 बातें हैं जिसके चलते, तो एक तो है कि इस देश को 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लिया। नरेंद्र मोदी के आने से कुछ लोगों को संतुष्टि मिली है, यानी कि अगर इस देश की आबादी 130 करोड़ है तो उसमें से मान के चलिए कि 40% लोग जो हैं, मतलब 60 से 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के से उनको विशेष लगाव नहीं है। लगाव किस बात से है? तो इस देश में शांति है, आतंकवाद से दूर है, इस देश के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, इस देश के लोग अपने धार्मिक आस्था की पूर्ति कर सकते हैं। अब जुलूस निकलता है रामनवमी का और ताजिया निकलता है तो कोई क्राइम नहीं होता है, किसी तरह का कोई मारपीट नहीं होता है, कोई दंगा नहीं होता है। ये संतुष्टि दोनों खेमे को मिल रही है। दूसरा, राम मंदिर बन गया। अब कहीं मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बताइए एक भी उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए खड़ा होती है, वो गमछी फेंक करके सीट लूटने के लिए नहीं। नहीं, ट्रेनों में जैसे होता है, हमारा रिजर्वेशन है तो हम कहाँ ले जाएंगे गमछी फेंके भाई? उधर टीटी हमको कहेगा हुजूर आइए बैठिए, नहीं। यहाँ गमछी फेंक के आप कह रहे हैं कि काहे नहीं गमछी फेंक के दे रख दिए। अरे भैया, आप बड़े पत्रकार हैं, आप कम से कम ऐसी बातें तो मत किया कीजिए। क्या कश्मीर में अमन चैन शांति है कि नहीं है? आप इस बात का बताइए ना लोगों को। बिल्कुल है। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं कश्मीर में बाप रे इतना मारकाट हो रहा है ना कि भाजपा डरे जा ही नहीं रही है। आज हर कोई जाके लाल मणिपुर को लेकर के, मणिपुर को आपने बताया कि बहुत दंगा पीड़ित है, ठीक है, मणिपुर में होता है, लेकिन शांत भी तो मणिपुर को कौन किया? और आज मणिपुर में क्या वो अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं? बिल्कुल उतार रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एक अलग परिस्थिति है, उनके अलायंस पार्टनर वहां खड़ा हो रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होगा, देखिए आप खड़ा होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाने के लिए इस देश की जनता एक बार फिर से एग्रेसिव वोटिंग करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा कैच पॉइंट है कि रत्नेश, आपको अगर कहा जाए कि लाइन में फलाने लोग खड़े हैं तो अब थोड़ा हिचकिएगा, या जो वोटर एग्रेसिव वोटिंग नहीं करता है, वो अपने मताधिकार का सिर्फ प्रयोग करता है, वो भीड़ भाड़ और झमेले में नहीं जाता है। भीड़ भाड़ झमेले से वो अपने आप को दूर रखता है। आप देखिएगा कि सेकंड फेज में, धूप में, या फिर या तो अर्ली मॉर्निंग या तो शाम में,
ऐसी समय में जाता है। बाकी आप देखिएगा कि जो पोलिंग बूथ है ना, उसके इर्द गिर्द मुरेठा बांध करके और 40 गो लोग ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। कभी उधर से पुलिस वाला आएगा, मार के लाठी भगाएगा, कभी उधर से पुलिस वाला मार के लाठी भगाएगा। वो खाली शो करने के लिए कि कहीं कैमरा में मेरा फोटो आ जाए तो मेरा नेता देख ले कि हम रंगबाज हैं, हम यहाँ से वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। वोट रंगबाजी से ट्रांसफ़र नहीं होता, उस समय बीत गया। जब बैलेट पेपर छीन करके आया, उसने ठप ठप मार दिया जाता था। हमारे विरोध अगर वोट पड़ गया है ना, उसमें स्याही डाल दिया जाता था। ये सब कुछ होता था। जिन निकलता था, जिन पहले बक्सा में से जिन निकलता था, अब वो जिन नहीं निकलता है, अब ईवीएम से वोट निकलता है। इसके अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार के लोगों के सामने, जिस तरह से अभी जो लड़के पहली बार वोट देने जाएंगे उनसे चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप वोट देने जाइए तो अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि 2005 से पहले का कैसा बिहार था, उसके बाद अपना वोट कास्ट कीजिएगा। क्योंकि पहले ही क्लास में अब जब जाइए तो आपको ये पता चल जाए कि आपको वोट कहाँ देना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोगों के पास विकल्प सीमित है। हालांकि सब कुछ फैसला बिल्कुल, हालांकि एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तेजस्वी यादव को कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। इतने सारे फोर्स लगे हुए हैं, लेकिन एक तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठ करके और वहाँ से फैसला करते हैं कि उनके समाज के लोग किधर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे। और ये तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाजीगर की बात होगी, बाजीगर बनने की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ। लेकिन तेजस्वी यादव का आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। अंततः तेजस्वी यादव अगर कहीं आपसे पिछड़ते हैं तो उसका कारण एक ही होगा कि ये बिहार का नहीं देश का चुनाव है, और अल्टीमेटली लोग देश के चुनाव के लिए वोट करने जाएंगे। करते हैं। बिल्कुल। देखिए, तो महाभारत 2024 में वो बाजीगर बनने के लिए जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट पर बाबा ने चर्चा की है। एक एक करके बताया है कि तेजस्वी यादव को भी कमज़ोर समझने की बेहद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लगातार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। अकेला जो कहते हैं कि अकेले घूम करके क्या कुछ करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार का माहौल बिल्कुल बदल दिया है। महाभारत 2024 के आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन निरंतर भारत लाइव पर चर्चाएं राजनीतिक गलियार से जुड़ी चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।